नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं विश्व मोहन और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मार्केट पर हमारी कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे साथ, हमारे साथ जुड़ते हैं दर्शक भी जिन्हें एक्सपर्ट देते हैं भरोसेमंद सलाह। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी और एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के अजित नायक हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। बाजार पर एक नज़र डाल लेते हैं कि किस तरह की क्लोजिंग आज के सत्र में बाजार की हुई है, फिर आप दोनों मेहमानों के पास आते हैं। बाजार में निफ्टी देखें तो करीब करीब 113 अंकों की तेजी दिखी है। 25,200 के आसपास की क्लोजिंग हुई है निफ्टी की। निफ्टी बैंक 57,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। आखिर में 240 अंकों से ज़्यादा की तेजी यहां पर दिखी। निफ्टी के टॉप गेनर्स में हीरो मोटो जहां पे करीब करीब 0.5% की तेजी दिखी। इसके अलावा बजाज ऑटो दूसरा सबसे टॉप गेनर था निफ्टी का। श्रीराम फाइनेंस 2% से ज़्यादा की तेजी। अपोलो हॉस्पिटल, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, ट्रेंड जैसे शेयर में भी अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में देखने को मिली है। आज दबाव कहाँ था तो एचसीएल टेक, आईटी पर दबाव दिखा। एचसीएल टेक टॉप लूजर्स था। निफ्टी का 3.25% से ज़्यादा की गिरावट एचसीएल टेक में देखने को मिली है। इसके अलावा इटर्नल यानी जोमेटो के शेयर में 1.5% से ज़्यादा की गिरावट। एसबीआई लाइफ में गिरावट थी, एचडीएफसी लाइफ में गिरावट थी। टाटा स्टील और कोटक बैंक और एक्सिस बैंक में भी दबाव देखने को मिला है। चलिए शर्मिला जी, सबसे पहले बाजार का एक आउटलुक आपसे जानना चाहेंगे। बाजार की इस तेजी को आप कैसे देख रही है, क्या आगे भी ये कंटिन्यू हो सकता है? सवाल है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो हमने देखा है अभी तक वो यही है कि फंडामेंटली तो मार्केट काफी ठीक लग रहा है, लेकिन फॉर वेरियस रीजंस जब कभी हम इस तरह की सॉर्ट ऑफ क्लोजिंग द गैप गोइंग टुवर्ड्स जो एक हाई बना था उसकी तरफ जाने लगते तो एक करेक्शन आ जाता है। उसके साथ अब दो नई चिंताएं हैं। एक तो अभी तक हमारा जो यूएस के साथ टैरिफ वाला मामला है वो सॉर्ट नहीं हुआ है, और एक नया अर्निंग सीजन अब चालू हुआ है जिसका असर हम आईटी पर ऑलरेडी देख रहे हैं कि किस तरह से नतीजे खराब आने के कारण है उसमें करेक्शन आया है। वैसे भी वो सेक्टर थोड़ा इट्स अंडर अ क्लाउड बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। तो मेरे हिसाब से आपको अगर आज ये मार्केट में लेना है तो एक 2 या 3 साल का व्यू बनाकर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अभी कोई ट्रेंड नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। दैट इज नॉट माई एक्सपेक्टेशन एट ऑल। लेकिन जो ऊपर वाला ट्रेंड है वो कब तक कंटिन्यू होगा और कहां तक कंटिन्यू होगा ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट मार्केट टू बी इन, बट मेरे हिसाब से आपको जो व्यू है नेसेसरली लॉन्ग टर्म रखना है। तो लॉन्ग टर्म का व्यू यहाँ पे रखना चाहिए। अजय जी, आपका नजरिया निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर? हाँ सर, मेरा नजरिया निफ्टी को लेकर पॉजिटिव है। उसके लिए दो इम्पोर्टेंट रीजन है। एक तो पुट में जो आज राइटिंग देखने को मिला है 25,200 के, और वो वाला अगर आप एरिया देखेंगे वहां पे आज अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। तो डेरिवेटिव डेटा भी बैकअप करता है। और आज इंट्राडे में भी एक डिप आया था। मार्केट ने जैसा हाई टेस्ट किया था 25,220 के आसपास, वहां से डिप 25,150 पे। वो डिप जो है वो एकदम शॉर्ट लिव्ड था और वहां से वापस एक अच्छा बाउंस आया है। तो इसका मतलब ये है कि जो वहां पे पुट राइटर्स एक्टिव है, तो वो एक बहुत अच्छा संकेत है। अगर आप निफ्टी को डेली चार्ट पे भी आप अगर देखें तो 25 जून को एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आया मार्केट में। ब्रेकआउट के बाद थोड़ा रैली हुआ और फिर वापस पुल बैक आके वहां पे ही आज जो है अच्छा एक बुलिश पैटर्न देखने को मिला है। तो ब्रेकआउट को रिटेस्ट करते हुए और वापस एक बाइंग एक्टिविटी मार्केट को देखने को मिला है। सिमिलरली आप बैंक निफ्टी को भी देखें और मिड कैप निफ्टी को भी देखें, ये दोनों जो इंडाइसेस है वो एकदम स्ट्रॉन्ग नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इनरेंट ब्रेड्थ ऑफ द मार्केट जो है वो आज अच्छा खासा था, और उसको सपोर्ट कर रहा है ओपन इंटरेस्ट डेटा भी जो पुट राइटिंग हुआ है। और मार्केट में थोड़ा ऊपरी स्तर पे 25,500 पे कॉल राइटिंग है। वो भी मुझे लगता है कि जैसे जैसे मार्केट धीरे धीरे बढ़ेगा वहां पे एक अनवाइंडिंग देखने को मिल सकता है कॉल पे। और आईवी जो है वो अभी बहुत लो पे चल रहा है, तो बहुत बड़ा वॉलेटिलिटी भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ मार्केट में, मगर कॉल जो बायर है उनको मुनाफा हो सकता है। एक ट्रेंडिंग मूव अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल मार्केट अच्छा पोजीशनिंग पे है
आज के क्लोजिंग के हिसाब से। ओके, तो क्लोजिंग के हिसाब से मार्केट आपको वेल पोजीशन लग रहा है। यहाँ पे तेजी के अगर आप कॉल खरीदते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा। 25,200 के आसपास जिस तरह की एक्टिविटीज़ बढ़ी है, नए ओपन इंटरेस्ट जुड़े हैं वहाँ पर, उससे यहाँ पे लग रहा है 25,200 के आसपास पुट राइटिंग हुई है, जो साफ संकेत दे रहे हैं कि तेज़ी थोड़ी यहाँ पर जारी रह सकती है। और आज के सत्र में भी हमने देखा था कि जिस तरह से बिल्ड हुए हैं यहाँ पे डेटा, और वो ऑप्शंस के डेटा साफ तौर से इंडिकेट कर रहे हैं कि ये तेज़ी आगे बढ़ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके हम अपने दर्शकों को शामिल करते हैं और उनके सवाल लेते हैं। पहले दर्शक है जिन्होंने यूट्यूब के जरिए अपने सवाल हमें भेजे हैं। पुंडलिक नाम है इनका, महाराष्ट्र से हैं। BSE के 736 शेयर हैं इनके पास 616 रुपए के भाव पर। 20 साल के नज़रिए से इन्होंने खरीदारी की है, काफ़ी लंबा नज़रिया है इनका, प्योरली इन्वेस्टर हैं। शर्मिला जी, क्या करना चाहिए? 20 साल का नज़रिया है इनका, 616 के भाव पे खरीदा है, काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है। इनकी कॉस्टिंग है 616, उसके बाद स्प्लिट भी हुआ था, हालांकि वो क्लियर नहीं लिखा है ओवरऑल उस स्प्लिट के बाद की ये कॉस्टिंग है या पहले की, लेकिन ओवरऑल किसी भी हिसाब से देखें तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है। क्या करना चाहिए? बने रहें? बिल्कुल, और मेरे हिसाब से मैं एक ही चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी। ऑब्वियसली आई थिंक मैंने कहा कि आपको लॉन्ग टर्म रहना है, लेकिन और जिस तरह का स्टॉक BSE है उसमें ये थोड़ा कम लागू होता है, लेकिन आपको हमेशा ये चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि अब जिस तरह के दौर में हम हैं, तो भले हम लॉन्ग टर्म कहें, लेकिन आपको हर 2-3 साल उस स्टॉक पर जरूर रिविजिट करना चाहिए, सिर्फ इसके लिए क्योंकि बिजनेसेस एंड द वे दे आर रन, और जो प्रोडक्ट आपको वो बेच रहे हैं या जो कुछ बिजनेस वो कंपनी जिसमें है उसमें वो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट या पीछे पड़ सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदल रही है। हैविंग सेड दैट, आई थिंक वेयर BSE इज, और जहां पर अभी अपने स्टॉक मार्केट्स है और जहां हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, इन सब चीजों को देखकर बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि उनको किसी तरह की चिंता करनी चाहिए। जस्ट एज आई सेड, आपको पीरियोडिकली रिविजिट करना चाहिए, देखना चाहिए कि जैसे आपने उम्मीद की थी उस हिसाब से चीजें चल रही है एंड एक्सेट्रा। लेकिन आई थिंक फ्रॉम नेक्स्ट क्लियर 3 ईयर पर्सपेक्टिव मुझे ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। तो लंबी अवधि का नजरिया है तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं। जैसे जैसे बाजार बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेंगे, तो प्लेटफॉर्म शेयर है तो डेफिनेटली इसको इसका फायदा होगा भी। चलिए आगे बढ़ते, कुछ और दर्शक का सवाल ले लेते हैं। मसूद खान हैं अगले दर्शक जिन्होंने यूट्यूब के जरिए अपने सवाल भेजे हैं। जियो फाइनेंस के 100 शेयर हैं इनके पास 329 रुपए के भाव पर। अजीत जी, क्या करना चाहिए? जियो फाइनेंस पे काफ़ी चर्चा में रहा है और भी हाल में कुछ तेजी भी अच्छी दिखी है। आगे क्या ये तेजी कंटिन्यू हो सकती है क्या? एक महीने के चार्ट अगर आप देखें तो 10% से ज़्यादा की तेजी दिखी है। सर बिल्कुल तेजी कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि लिए जो अपवर्ड ट्रेंड जो होता है वो प्राइमरी फेज 1 साल के ऊपर ही चलते रहता है। तो इसमें डबल बॉटम एक फॉर्मेशन बना के वहां से ब्रेकआउट आके अच्छा अपवर्ड मोमेंटम में है। अभी जो आया है 2-3 दिन से जो गिरावट है, मुझे लगता है हेल्दी करेक्शन का संकेत है। तो जब तक 290 अगर नीचे की और ब्रेक नहीं करता है तो ये ट्रेंड, इसका जो ट्रेंड है इंटैक्ट रहने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें बने रह सकते हैं जब तक 290 नहीं ब्रीच करता है। और ये वापस जो 380-400 का लेवल है वो वापस एक बार टेस्ट करने का इसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ट्रेंड इसका जो है वो मेजर टाइम फ्रेम में पॉजिटिव है। में भी पॉजिटिव यहाँ पर दिख रहा है, तो आपका नजरिया अगर थोड़ा मीडियम टर्म का है तो आपके लिए बेहतर वेट हो सकता है, ऐसा अजय जी को लगता है। हालांकि मार्च में जो लो हमने देखा था 200 रुपए के आसपास का, उसके बाद से लगातार यहाँ पर अच्छी तेजी बनी है, 125 रुपए के आसपास की तेजी आ चुकी है। चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। कुलविंदर कौर हैं, DCB बैंक के 550 शेयर हैं इनके पास 136 रुपए 71 पैसे के भाव पे। कितना होल्ड करना चाहिए, ये सवाल है। शर्मिला मैम, क्या करना चाहिए इनको? DCB बैंक 550 शेयर 136 रुपए 71 पैसे के भाव पर इनकी खरीदारी है। बिल्कुल बने रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर आपका एक 18 से 2 साल का नजरिया है, तो मेरे हिसाब से आपको जो एक पहला टारगेट ध्यान में रखना चाहिए, दैट वुड बी क्लोजर टू 185-190। तो बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। बने रह सकते हैं, ये सलाह शर्मिला मैम की तरफ से आ रही है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, निरंजन है, रैलिस इंडिया के 230 शेयर हैं 323 के भाव पर। अजीत जी, रैलिस इंडिया क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? रैलिस इंडिया भी अगर आप देखें तो हर एक टाइम फ्रेम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है मुझे।
यहाँ पे भी आज भी जो आया है वो थोड़ा एक वॉलेटिलिटी देखने को मिला है, अदरवाइज हर एक टाइम फ्रेम में पॉजिटिव है, तो इसको भी होल्ड करके बने रह सकते हैं। और फिबोनाकी का अगर हम टूल यूज करें, क्योंकि लिए जो स्टॉक है वो ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, तो अपसाइड ट्रेजेक्टरी अगर हमको देखना है तो 450 480 का जो लेवल है वो एक बार छोटा रेजिस्टेंस हो सकता है, अदरवाइज स्टॉक इज इन अ डिसेंट। तो ये तेजी यहाँ पे जारी रह सकती है, ऐसा रैलिस इंडिया में। और टेक्निकल टाइम फ्रेम में, किसी भी टाइम फ्रेम में सेट करके देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि यहाँ पे बाई कॉल ही निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पे बने रहने की सलाह यहाँ पर दी गई है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, उनका नाम है आमिर, हैं उज्जैन से। रिलायंस इंडस्ट्रीज के 61 शेयर हैं इनके पास 1355 रुपए के भाव पर। 3 साल का नजरिया है। शर्मिला मैम, क्या करना चाहिए? आपके पास आऊँ उससे पहले एक बार अजीत जी आपका भी एक टेक्निकल व्यू भी ले लेता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। हालांकि ये लंबी अवधि के निवेशक है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे ट्रेडर भी इसमें रहते हैं, उनके लिए टेक्निकल व्यू क्या है? सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री पे टेक्निकल व्यू दे दीजिए। सर, रिलायंस इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा गैप 2024 का गैप एरिया था, वहां से रिलायंस एकदम से डाउन ट्रेंड में आने को चालू कर दिया। वो गैप एरिया जो है वो 15 जुलाई के आसपास का वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा, वहां पे ही रेजिस्टेंस लिया है। तो जब तक 1560 अगर रिलायंस क्रॉस नहीं करता है, अपसाइड मोमेंटम थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, या यहाँ पे ये कंसोलिडेट होने का चांसेस ज्यादा है। बड़ा डाउन मूव मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए चल रहा है, कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं है। तो जो सपोर्ट जोन है इसका 1430 और 1400 तक का है, और ऊपर में 1560 क्रॉस करेगा तो फ्रेश मोमेंटम और फ्रेश अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ओवरऑल चार्ट पॉजिटिव पॉजिटिव है, 1400 के आसपास बेहतर सपोर्ट भी है। कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की भी पॉजिटिव कॉल अब पहले भी देखी थी। शर्मिला मैम, आपका भी एक टेक 3 साल का नजरिया है हमारे दर्शक का, और वो जानना चाह रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में अब उन्हें क्या बने रहना चाहिए। हालांकि जो फरवरी मार्च का महीना था, इस साल काफ़ी बेहतर मौका निवेशकों को मिला था रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1100-1200 के बीच में खरीदने का। अब वो मौका ख़त्म हो चुका है कि अभी भी वो मौका है, अभी भी इस भाव पर भी एंट्री कर सकते हैं? मेरे हिसाब से अगर आप लंबे समय के निवेशक है तो आप एंट्री कर सकते हैं। द डिफरेंशिएशन आई विल मेक ओवर हियर इज कि कुछ ऐसे शेयर्स रहते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बनना चाहिए, और उनमें मेरे हिसाब से रिलायंस है, क्योंकि इस तरह के जो स्टॉक्स रहते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स को हमेशा रिवॉर्ड करते हैं। तो इवन इफ यू बॉट एट अ हायर प्राइस, कुछ ना कुछ होगा स्टॉक में, देयर विल बी अ बोनस, या उनके जो नए बिजनेसेस है दे विल स्प्लिट अवे फ्रॉम द मेन कंपनी, तो आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर रहेगा इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहने का। सो गिवन द फैक्ट कि इनके एज आई सेड जो अंडरलाइन उनके पास अभी बिजनेसेस है अदर देन जो उनका पुराना बिजनेस है, उसमें हम कह सकते हैं वी कैन आर्ग्यू कि वो मैच्योर बिजनेस हो गया और बहुत ज्यादा ग्रोथ शायद या स्टेडी ग्रोथ रहेगी, लेकिन जो उनके नए बिजनेसेस है वो उन्होंने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। शेयर होल्डर्स लाइक मी हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द फैक्ट कि जियो फाइनेंशियल का जब इशू हुआ वी गॉट शेयर्स ऑफ जियो फाइनेंशियल, तो इस तरह का आपको फायदा मिलेगा। दे स्टिल हैव द रिटेल बिजनेस, दे स्टिल हैव द टेलीकॉम बिजनेस, तो मेरे हिसाब से आप ले सकते हैं, बट यू नीड टू बी लॉन्ग टर्म इन द स्टॉक, और मेरे हिसाब से वही वेरी वो अपने इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म है तो बिल्कुल उनको बने रहना चाहिए। तो लंबी अवधि के निवेशक है, एक पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, आपके लिए बने रहने की सलाह है। चलिए आपको एक अहम अपडेट दे दें कि आईएसएस से पृथ्वी पर अब शिवांशु शुक्ला समेत जितने भी यहाँ पे अंतरिक्ष यात्री थे वो धरती पर लौट आए हैं। उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखवा देते हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये अपडेट भी आप तक पहुँचे, क्योंकि हर किसी की, हर भारतीय की यहाँ पर नज़र थी, और आप देख सकते हैं कि अब वो धरती पर पहुंच चुके हैं। अब उनकी वापसी धरती पर हो चुकी है। शुभांशु शुक्ला समेत 4 अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौट आए हैं। तो ये एक अहम अपडेट आपके लिए है, और ये कैलिफोर्निया के तट पर उनकी लैंडिंग हुई है, और इसरो में ये मौजूद उनके माता पिता समेत तमाम वहाँ उनकी जो पूरी उधर टीम होगी इसरो की, और बाकी जो दर्शकों के लिए बुलाया होगा, जो उनकी फैमिली मेम्बर्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, और साइंटिस्ट की टीम होंगी, उनकी फैमिली मेम्बर्स हो, तमाम लोग आप एक विंडो में देख पा रहे हो। दूसरे विंडो में वो कैलिफोर्निया के तट पर जो उनकी वापसी हो रही है उसकी भी तस्वीर आप दूसरे विंडो के जरिए देख रहे हो। तो लगातार हमारी कोशिश है कि अपडेट आपको दे दे। तो ड्रैगन कैप्सूल का गेट खुल चुका है, और कुछ ही देर में
आप देख पाएंगे चंद पल में कि वो बाहर शिवांशु शुक्ला आपको दिखेंगे बाहर, और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं वो आपको दिखाएं। 18 दिन की यात्रा थी ISS यात्रा के बाद ड्रैगन कैप्सूल 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये वायुमंडल में प्रवेश किया। इस दौरान जो तापमान थे वो करीब करीब 1600 डिग्री के आसपास थे। तो ड्रैगन कैप्सूल पैराशूट से समुंदर में ये इनको उतारा गया है। तो ये तस्वीर आप लगातार हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मैडम, तो अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की 18 दिन की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यात्रा समाप्त हो चुका है और वो कैलिफोर्निया तट पर उतर चुके हैं और ड्रैगन कैप्सूल से उतरते हुए वो विजुअल्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और हिंदुस्तान में वो इसरो के दफ्तर की वो तस्वीर है जहाँ पर लगातार अब जो बयान है वो ऑफिशियल बयान भी आएंगे और यहाँ पर आप तस्वीरों के जरिए भी देख पाएंगे। चलिए, अब वक्त हो चुका है हमारी खास पेशकश VIP शेयर का। शर्मिला मैम, अब इस सेगमेंट में बात करने वाले हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक की। आप बताइए कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट वैल्यू पिक है? थोड़ी देर पहले आप इस सेक्टर का जिक्र कर रहे थे ऑटो, और ऑटो में अगर आप मुझे पूछेंगे तो मोर देन पैसेंजर व्हीकल जो बस वाला सेगमेंट है और टू व्हीलर वाला सेगमेंट है वो मुझे काफी पसंद है। तो उसमें अशोक लेलैंड इज द स्टॉक आई एम गोइंग विद। 280 इज द टारगेट। जैसे कि हम सब जानते हैं नंबर्स इसमें काफी अच्छे आ रहे हैं और अगर आप बिक्री के आंकड़े भी देखें तो वो काफी दे आर वेरी सैटिस्फाइंग किस तरह की ग्रोथ दिखा रहे हैं। और उसमें जो बस का सेगमेंट है, इलेक्ट्रिक बस का सेगमेंट है, मेरे हिसाब से इसके लिए पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है आगे चलकर, क्योंकि हम देखेंगे कि एज टाइम गोज बाय मेट्रोज में ज्यादा इसका एप्लीकेशन होगा कि आपकी जो बसेस फॉर ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज वेल एज फॉर डिलीवरी, वो इलेक्ट्रिक पर उसका ज्यादा फोकस रहेगा। और ये देख ही रहे हम लोग, वेदर इट इज मुंबई, दिल्ली, ऑल द बिग मेट्रोज, दे आर स्लोली शिफ्टिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो इसका बहुत अच्छा फायदा अशोक लेलैंड को मिलेगा आगे चलकर। एंड ओवरऑल आई थिंक इफ यू लुक एट द बस बिजनेस काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। कम बोनस है स्टॉक अभी, तो सभी आई थिंक इफ यू लुक एट इट फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स काफी अच्छा लगता है ये स्टॉक। एंड एज आई सेड द टारगेट इज 280 with about an 18-month sort of horizon. तो यहाँ से और भी तेजी यहाँ से आपको दिख रही है। 1.5 साल में 280 रुपए तक जाने की संभावनाएं हैं। आप बताइए अजीत जी, आपकी तरफ से VIP स्टॉक्स कौन से हैं? सर मेरा भी एक स्टॉक जो है वो ऑटो सेक्टर से ही है, क्योंकि मुझे ऑटो सेक्टर रेशो चार्ट में भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। और ये जो ऑटो स्टॉक है वो हीरो मोटर है। अगर आज उनमें वो स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, वॉल्यूम भी देखने को मिला है। अगर F&O's डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव से बात करें तो उसमें आज करीब 4% के आसपास का शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है। ये स्टॉक जो है वो 16 मई को एक अच्छा रनअप देके उसके बाद टोटल ये 40 दिन के आसपास, 50 दिन के आसपास कंसोलिडेट हुआ है। कंसोलिडेशन के बाद आज एक मोमेंटम गेन किया है विद वॉल्यूम। और जो मूविंग एवरेजेस है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस जो मीडियम टाइम 20 डे, 30 डे, 40 डे जो है, सब मूविंग एवरेजेस अच्छे तरह से इसको सपोर्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो उसका स्लोप है, मेन जो एंगल ऑफ द मूविंग एवरेज है, वो भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हीरो मोटर कॉर्प मेरा रिकमेंडेशन रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एंड डेरिवेटिव, और जो अभी ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस 4250 का रखना है और टारगेट है 4670। ओके, तो हीरो मोटोकॉर्प से दूसरी पिक भी आप फटाफट बता दीजिए, वक्त कम है सर, 10 सेकंड में। तो दूसरा पिक मारिको है, CMP पे ले सकते हैं। 711 का स्टॉप लॉस है और 770 का टारगेट उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भी आपने राय दी है जितने भी स्टॉक्स पे, उससे जुड़े हुए कुछ डिस्क्लेमर? जो भी स्टॉक हमने रेकमेंड किया है, हमारे जो क्लाइंट है उनको हमने रेकमेंड किया है आज हीरो मोटर को। और दूसरा मेरा पर्सनल होल्डिंग पे कोई स्टॉक नहीं। शर्मिला जी, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर क्या होगा? Yes, the stocks that I have recommended, I could have recommended them and I could hold them. ओके, शुक्रिया मैम आपका। अजीत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को अपनी रिसर्च के जरिए गाइड किया। तो कल की तैयारी को यही समेटते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।